study chapter 4. Our chapter 4 name is Man People Rebel. In the 100 years from 1757 CE to 1857 CE, 2 साल तक 1857 CE से लेकर 1857 CE तक there was an extension of political power of the British. ब्रिटिश के पॉलिटिकल पावर के लिए कुछ एक्सटेंशन था which increased the economic exploitation of people of भारत, जिसने भारत के लोगों की जो इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन थी उसको बढ़ाते इंक्रीज कर दिया था. It created dissatisfaction and disturbed both among the people of Bharat and masses, which results in several local uprising. इसने काफ़ी क्रिएट कर दिया था डिससेटिस्फैक्शन को और डिस्टर्ब कर दिया था दोनों को ही, भारत के लोगों को भी इलाइट किया था उस मासेस के लिए भी. इसका रिजल्ट ये निकल के आया था कि सेवरल लोकल अपराइजिंग हुए थे. इन द राइजिंग वेव ऑफ एंटागोनिज्म अगेंस्ट द अनजस्ट एक्सप्लॉइटिव एंड British rule occurred, the mightiest of all the revolts in 1857, which shook the very foundations of the British rule. और इसका जो राइजिंग था निकल कर आया था, जो राइजिंग वेव था एंटागोनिज्म के अगेंस्ट जस्ट के लिए, वो एक्सप्लॉइटिव था, सिर्फ था ब्रिटिश रूल के लिए, जो अकर्ड होता था थोड़ा बहुत सभी रिवोल्ट्स के लिए 1857 में, जो शोक करता था सभी फाउंडेशंस को ब्रिटिश रूल के लिए. It is also referred to as the First War of Independence or the Great Revolt of 1857, while the British historians called it the Sepoy Mutiny. इसको हम रेफर करते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857. जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे उनको हम सेपॉय म्यूनिटी बोलते थे. Causes of the revolt. Revolt of 1857 was the result of certain deep-rooted causes, through his immediate causes was provided by the soldier of Bharat. जो रिवोल्ट था 1857 में वो रिजल्ट निकल के आया था कुछ सर्टेन डीप रूटेड के कारण, जिसमें जिसका जो इमीडिएट कॉज था वो प्रोवाइडेड किया गया था भारत के सोल्जर्स के द्वारा. Political causes. The political policies and approaches of the British created a sense of fear, suspicion and uneasiness. जो पॉलिटिकल पॉलिसीज थी उन्होंने अप्रोचेस किया था, ब्रिटिश को क्रिएट किया था एक सेंस ऑफ फियर, सस्पेंशन और अनइजीनेस को. द एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रूलर्स ऑफ भारत. जो एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी ब्रिटिश, उसने डिस्प्लेसमेंट को लीड किया था भारत रूलर्स के लिए. This picture shows a scene of revolt of 1857. A party's doctrine of lapse, Lord Dalhousie's policy of the doctrine of lapse was resented by the ruling class. जो लॉर्ड डालहौसी's पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से की, वो रिसेंटेड की गई थी रूलिंग क्लासेस के द्वारा. इट कर्ब देयर राइट ऑफ अडॉप्शन, ये कर्ब करते थे अपने राइट ऑफ अडॉप्शन के लिए. एनेक्सेशन ऑफ झांसी सतारा, प्रोड्यूसिंग द डॉक्ट्रिन क्रिएटेड ग्रेट रिसेंटमेंट. एनेक्सेशन था झांसी का, तो काफ़ी यूज़ करते थे डॉक्टर को और उन्होंने ग्रेट रिसेंटमेंट को भी क्रिएटेड किया था. दिस एनेक्शंस ट्रांसफॉर्म द करेजियस रानी ऑफ झांसी इनटू अ स्टाउच एनिमी ऑफ ब्रिटिश. इस एक्सिक्यूशन ने ट्रांसफॉर्म कर दिया था करेजियस झांसी को और उन्होंने फ्रेंच एनिमी जो थी ब्रिटिश के लिए. बी इज नाना साहिब वॉज द एडॉप्टेड पेशवा बाजीराव सेकंड. जो नाना साहिब थे वो एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के. हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिनाइड हिम पेंशन आफ्टर दैट ऑफ बाजीराव. हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिनाइड कर दिया था उनकी पेंशन के लिए बाजीराव के डेथ के बाद. ही बिकेम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट. ये भी इस रिवोल्ट के काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर रहे थे. ही इज इल ट्रीटमेंट टू द मुगल एम्परर. द ब्रिटिश इल ट्रीटेड द लास्ट मुगल एम्परर बादशाह. जो ब्रिटिश इल ट्रीटेड किए जाते थे लास्ट मुगल एम्परर के द्वारा वो थे. ही लिव्ड इन दिल्ली पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश. वे दिल्ली में रहते थे एज अ प्रिजनर ब्रिटिश के. His name was struck off from the coins and he was ordered to vacate the Red Fort at Delhi and move to a place near the Qutub Minar on the outskirts of Delhi. इनका जो नाम था वो स्ट्रक हुआ था कॉइन से और वे ऑर्डर करते थे वैकेट करने के लिए रेड फोर्ट दिल्ली में, और वे मूव कर गए प्लेस पर जो कुतुब मीनार के पास था दिल्ली के आउटस्कर्ट में. इट वॉज ऑल्सो अनाउंस्ड दैट आफ्टर बहादुर शाह सेकंड द मुगल सक्सेसर वुड हैव टू रिनाउंस द टाइटल ऑफ एम्परर. और उन्होंने भी अनाउंस किया था बहादुर शाह के बाद जो मुगल सक्सेसर थे वो रिनाउंस किए गए थे टाइटल ऑफ एम्परर के लिए. Such humiliating acts were a great blow to the dignity and turned the rulers of Bharat against the British. ये जो humiliating acts वगैरह हैं great blow करते हैं डिग्निटी के लिए और ये भारत के रूलर्स को टर्न करते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट. This picture shows बहादुर शाह second. D is annexation of Awadh. Awadh was annexed by the British government on the pretext of maladministration.
जो अवध था वो एनेक्स किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेस्ट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। दिस एंगर्ड द पीपल, इससे लोगों को काफ़ी गुस्सा आया। द नवाब्स ऑफ अवध वर एलाइसिस ऑफ द ब्रिटिश, जो नवाब थे अवध के उन्होंने ब्रिटिश के लिए एलाइसिस भी किया था। द लास्ट नवाब वॉज एक्साइल टू कलकत्ता, जो लास्ट नवाब था वो किया था कलकत्ता। Key parties fear and insecurity among the rulers of भारत। The British showed scant respect for the rulers of भारत, जो ब्रिटिश थे वो scant respect शो करते थे भारत के रूलर्स के लिए। They had no hesitation in breaking the treaties that had been signed with the people of भारत, उन्हें कोई हेजिटेशन नहीं थी जो पहले की ट्रीटीज वगैरह थी उनको ब्रेक करने में, तोड़ने में, जो उन्होंने भारत के लोगों के साथ साइन किया था। Treaties were broken whenever it suited them to do so, treaties वगैरह तोड़ी जाती थी जब उनको suited लगता था खुद के लिए। This created a sense of fear and insecurity among the rulers of भारत, ये क्रिएट करते हैं सेंस ऑफ फियर को और इनसिक्योरिटी को भारत के रूलर्स के। They believed that the British would any time annex their state, उन्हें विश्वास था कि जो ब्रिटिश है वो किसी भी समय में किसी स्टेट को एनेक्स कर सकते हैं। It is economic causes, the British utilized their political power for exploiting the economic resources and वेल्थ ऑफ भारत फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिश यूटिलाइज करते थे पॉलिटिकल पावर्स को एक्सप्लॉइटिंग करने के लिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को और भारत के वेल्थ के लिए और ब्रिटेन बेनिफिट के लिए भी। दिस क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटेड अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ऑफ भारत, इन्होंने क्रिएट किया, वाइड स्प्रेड किया डिसकंटेनमेंट को भारत के सोसाइटी के सभी सेक्शंस में। ए पार्टीज लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस 3 मेन लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ब्रिटिश ने 3 मेन लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट इज द परमानेंट सेटलमेंट, सेकंड इज रोयतवारी सिस्टम एंड थर्ड इज महलवारी सिस्टम। ईच ऑफ देम वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन बाय द ब्रिटिश मीन टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू, हर एक को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन था कि वो ब्रिटिश के द्वारा मतलब वो एक्सट्रैक्ट करे मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू को। These new revenues and land settlement policies of the British reduced agricultural production, ये जो नए रेवेन्यूज थे और जो लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज वगैरह थी ब्रिटिश के लिए, उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दिया था। दी पीजेंट्स वर हैवीली बर्डन विद टैक्सेशन एंड एक्सप्लॉइटेड टू द एक्सट्रीम, पीजेंट्स पे काफ़ी हैवीली बर्डन पड़ गया था टैक्सेशन के साथ साथ उन्हें एक्सप्लॉइटेड भी करना था एक्सट्रीम के लिए। बी इज fear among landlords, the economic policies of the British also caused a great sense of insecurity among the landlords, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं ब्रिटिश की उसके कारण काफ़ी ग्रेट सेंस ऑफ सिक्योरिटी हुई थी लैंडलॉर्ड्स के बीच में। थाउजेंड ऑफ जागीर्स वर कॉन्फिस्केटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड लैंटिक्स एंड लॉर्ड डलहौसीज, दे वर अनेबल टू प्रोड्यूस रिटन टाइटल डीड्स ऑफ ओनरशिप। थाउजेंड ऑफ जागीर वगैरह ऐसे हैं जो कॉन्फिस्केटेड हुए थे रीजन ऑफ लॉर्ड बैंटिन के दौरान और लॉर्ड डलहौसीज के दौरान, जब वे अनेबल थे किसी भी टाइटल को लिखने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए ऑनरशिप के डीड्स थे। When the British annexed Awadh, it confiscated the land of several जमींदार तालुकदार, जब ब्रिटिश वगैरह अनेक्स्ट हुए थे अवध से तब उन्होंने कन्फिस्केटेड किया था लैंड ऑफ सेवरल जमींदार और तालुकदार के लैंड के लिए। एज अ रिजल्ट दिस पीपल रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, इसका रिजल्ट ये निकल के आते हैं जो लोग थे वो रोज हुए थे इस ब्रिटिश के अगेंस्ट इस रिवोल्ट में। is destruction of traditional handicraft. The trade interest of the British resulted in the destruction of the traditional handicraft industries of भारत, जो ट्रेड है इसमें जो ब्रिटिश का मतलब जो इंटरेस्टेड के लिए था उसका रिजल्ट निकल के आया कि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ भारत के लिए। The weavers of भारत and craftsmen of भारत were forced to work according to the desires of the company, जो वीवर्स थे भारत के और जो क्राफ्ट्समैन थे भारत के उन्होंने फोर्स किया काम करने के लिए डिज़ायर कंपनी के अकॉर्डिंग। इन रिटर्न दे रिसीव्ड वेरी लिटिल रेम्यूनरेशन, और इसके बदले में उन्हें काफ़ी कम रेम्यूनरेशन भी मिला था। स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट बुल्ट अप अमंगस्ट द आर्टिसंस, और स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट बनाया गया था आर्टिसंस के बीच में। नथिंग वाज डन बाय द ब्रिटिश टू प्रमोट मॉडर्न इंडस्ट्रीज, कुछ भी नहीं किया गया था ब्रिटिश के द्वारा मॉडर्न इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। डी इज लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, the annexation of states of Bharat also created unemployment and economic misery to a large number of people, जो annexation है भारत के स्टेट्स के लिए वो क्रिएट किया गया था अनएम्प्लॉयमेंट और misery large number of people के लिए। These courts provided employment and patronage to several court officials there
सबॉर्डिनेट्स, पोएट्स, क्राफ्ट्समैन एक्सेट्रा, ये जो कोर्ट्स से प्रोवाइड करते थे एम्प्लॉयमेंट और patronage काफ़ी सेवरल कोर्ट ऑफिशियल्स के लिए, उनके सबॉर्डिनेट्स के लिए, पोएट्स के लिए, क्राफ्ट्समैन के लिए एक्सेट्रा. For example, when Awadh was annexed, the administration was replaced by company administration, resulting in many of these people becoming unemployed. एग्जाम्पल दे रखा है, जब अवध जो है वो एनेक्स्ट हुआ था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो रिप्लेस किया गया था कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा. इसका रिजल्ट निकल कर आया था, काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो अनएम्प्लॉयड हो गए थे. Third is social and religious causes. The establishment of British rule in Bharat was accompanied by the spread of Western culture. Establishment था ब्रिटिश रूल का भारत में, वो accompanied हुआ था, जिससे जो वेस्टर्न कल्चर था वो स्प्रेड हुआ था, काफ़ी फैला था. That's why the people of Bharat became apprehensive and alarmed regarding the intention of the British concerning their religion. यही कारण है जो भारत के लोग हैं वो apprehensive हो गए हैं, alarmed हो गए हैं ब्रिटिश कंसर्निंग इंटेंशंस के लिए, रिगार्डिंग और उनके रिलीजन के लिए. ए इज एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज. क्रिश्चियन मिशनरीज केम टू भारत इन लार्ज नंबर. क्रिश्चियन मिशनरीज जो है भारत में आए थे लार्ज नंबर्स में. दे टेम्प्टेड द पीपल ऑफ भारत विद मनी, जॉब एंड ऑनर फॉर एक्सेप्टिंग क्रिश्चियनिटी. उन्होंने भारत के लोगों को टेम्प्टेड किया था मनी से, जॉब, ऑनर और क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए. Some of the missionaries ridiculed the religious beliefs and practice of the Hindus and Muslims in their effort of converting people to their faith. और कुछ मिशनरीज ऐसे थे जो रेडिकुल्ड करते थे रिलीजियस बिलीफ्स को, प्रैक्टिस करते थे जो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं, वो एफोर्ट के लिए वो मतलब अपनी फेथ को कन्वर्ट करते लोगों के लिए. दिस हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल एंड क्रिएटेड अ सेंस ऑफ सस्पेंशन एंड फियर अमंग देम. ये काफ़ी हर्ट हुआ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लोगों के लिए, उन्होंने क्रिएट किया एक नए सस्पेंशन के सेंस को और फियर के सेंस को बीच में. They believed that these missionaries were attempting to convert all people to Bharat to Christianity. उन्हें विश्वास था, वे सोचते थे जो मिशनरीज हैं वे कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत के सभी लोगों को कन्वर्ट कर दें क्रिश्चियनिटी में. This picture shows a Christian missionary. B is interference of the British. The company passed certain laws which created distrust among the people. जो कंपनी वो पास करती है certain laws को, कुछ laws को वो पास करती है जो डिस्ट्रक्ट मतलब पीपल्स के बीच में क्रिएट करते हैं. They had misgivings even about the useful social legislation passed by the British. ये misgivings भी करते हैं यहाँ तक कि useful social legislation भी होते हैं जो ब्रिटिश के द्वारा पास किए जाते हैं. The passage of laws such as the abolition of sati, female infanticide and encouragement of widow remarriages caused deep resentment among the orthodox section of the society of Bharat. ये पास करते हैं लोगों को, जैसे कि सती को एबॉलिशन करना, फीमेल इंफेंटिसाइड करना और विडो को रिमैरिज के लिए इंकरेज करना और डीप रिसेंटमेंट करना ऑर्थोडॉक्स के अमंग उन सेशंस वगैरह में भारत सोसाइटी के लिए. They interpreted these measures as deliberate attempts by the British to destroy the sanctity of their religion and social customs. ये इंटरप्रेटेड करते हैं मेजर्स को एज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट के लिए ब्रिटिश के द्वारा जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं सेंसिटाइटी के लिए उनके रिलीजियस और सोशल कस्टम्स को. C is introduction of modern means of transport and communication. The introduction of railways, telegraph and postal services aroused grave doubts and fears, especially among the simple backward villagers. जो इंट्रोडक्शन है रेलवेज का के लिए, पोस्टल वगैरह के लिए, वो अराउज करते हैं, डाउट्स को ग्रेव करते हैं, फियर्स जो होते हैं स्पेशली सिंपल बैकवर्ड विलेजर्स के लिए. द पीपल ऑफ भारत थॉट इट टू बी वायलेशन ऑफ द कास्ट रिलीजियस नॉर्म्स. जो भारत के लोग हैं वो सोचते हैं कि वायलेशन है कास्ट रिलीजियस नॉर्म्स के लिए. द टेलीग्राफ वाज सीन एज सम काइंड ऑफ मैजिक. जो टेलीग्राफ है वो कुछ तरीके के मैजिक के साथ देखा जाता है. ऑल दिस क्रिएटेड डिस्ट्रक्ट अमंग द पीपल. ये सभी चीज़ें जो होती थी ये पीपल को डिस्ट्रक्ट करती थी, क्रिएट करती थी. डी इज इंट्रोडक्शन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन. द ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम एंड स्टॉप स्कॉलरशिप्स फॉर द स्टूडेंट्स अंडरटेकिंग एजुकेशन ऑफ पीपल ऑफ भारत. जो ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी थी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को और उन्होंने स्कॉलरशिप्स वगैरह भी रोक दिए बच्चों के लिए, भारत के लोगों को एजुकेशन मतलब अंडरटेकिंग करने के लिए. दिस अंडरमाइन द पोजीशन ऑफ द पंडित एंड मौलवीज. ये अंडरमाइन करते हैं पंडित और मौलवी की पोजीशन को. दिस स्कूल सेट अप बाय द ब्रिटिश फॉर इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन वर सीन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कन्वर्शन टू क्रिश्चियनिटी. जो स्कूल्स वगैरह वो सेटअप किए गए थे ब्रिटिश के द्वारा एजुकेशन के लिए, इसमें भी देखा जाता है जो इंस्ट्रूमेंट है कन्वर्शन के क्रिश्चियनिटी में चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं. द ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स इन पटना वाज रेफर्ड टू एज द शैतानी.
जो ऑफिसर्स वगैरह हैं इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के लिए पटना में वो रेफर किए गए एज अ शैतानी दफ्तर के रूप में। He is racial discrimination. The British followed the policy of racial discrimination and looked down upon the people of भारत। जो ब्रिटिश है वो फॉलो करते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को, वो भारत के लोगों को भी मतलब इस तरीके से देखते हैं। दे कंसिडर themselves एज सुपीरियर, वे अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करते हैं। दे डिड नॉट इंटरेक्ट विद द पीपल ऑफ भारत एंड ह्यूमिलेटेड देम, वे भारत के पीपल से मतलब इंटरेक्ट नहीं करते थे और वे उनसे ह्यूमिलेटेड होते थे। एफ इज द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम, द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जो ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पर बेस्ड था। दिस वॉज व्यूड विद सस्पेशन बाय द पीपल ऑफ भारत, ये काफ़ी सस्पेशन के साथ देखा जाता था भारत के लोगों के द्वारा। दे बिलीव दैट इट वॉज एन अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश टू डिस्ट्रॉय द कास्ट सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, उन्हें विश्वास था इस चीज़ में कि ये अटेम्प्ट जो है ब्रिटिश के द्वारा किया गया जिससे कि सोसाइटी के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। दिस वॉज रिगार्डेड एज अ थ्रेट टू द एग्जिस्टिंग कास्ट नॉर्म्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द अपर क्लासेस, ये रिगार्डेड करते थे कि स्टेट से जो एग्जिस्टिंग स्टेट कास्ट नॉर्म्स वगैरह है प्रिविलेजेस वगैरह है उसके लिए। फोर्थ इज मिलिट्री कोर्स, दिस sepoys it means the soldiers of Bharat in company's army had over the years helped the company to conquer Bharat with dedication and loyalty। sepoys वगैरह है मतलब कंपनीज आर्मी के अंदर जो भारत के सोल्जर्स वगैरह है कंपनीज आर्मी में काफ़ी सालों तक वे कंपनी की मतलब भारत के कॉन्क्वेयर के लिए हेल्प करते थे काफ़ी डेडिकेशन और लॉयल्टी के साथ। By the mid of the 19th century, however, there was growing disaffection among the sepoys। 19th सेंचुरी के बीच में लगभग हालांकि कुछ ऐसा हुआ था, ग्रोइंग डिसअफेक्शन हुआ था सेपोइस के बीच में। द सेपोइस हैड न्यूमरस ग्रेविनेंसेस, सेपोइस के पास न्यूमरस ग्रेविनेंसेस थे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड एज द mutiny ऑफ द सेपोइस इन द कंपनीज आर्मी, ये जो रिवोल्ट था 1857 का ये स्टार्ट हुआ था एज मुटिनी में सेपोइस के लिए कंपनीज आर्मी। is discrimination against the soldiers of Bharat। The sepoys of Bharat played a major role in the establishment and expansion of the British Empire। जो sepoys हैं भारत के वो प्ले करते हैं मेजर रोल को एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक्सपेंशन के लिए ब्रिटिश एम्पायर में। However, they were neither appreciated nor rewarded by the British। ना ही तो वे अप्रिशिएटेड होते थे और ना ही ब्रिटिश के द्वारा उन्हें कुछ भी रिवॉर्डेड किया गया था। On the contrary, they were treated with great contempt by the British officers। ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा काफ़ी ग्रेट कंटेम्प्ट के साथ मतलब ट्रीट किए जाते थे। द सेपोइस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल हाई मिलिट्री पोस्ट, जो सेपोइस थे वो एक्सक्लूडेड हुए थे सभी हाई मिलिट्री पोस्ट से। द हाईएस्ट पोस्ट दैट द पीपल ऑफ भारत सेपोइस कुड गेट वाज दैट, जो हाईएस्ट पोस्ट थी लोगों के लिए भारत के सेपोइस लोगों के लिए वो थी सुबेदार। बी इज लो सैलरीज एंड अलाउंस, the soldiers were paid very low salaries which were not sufficient to fulfill their daily needs। सोल्जर्स को काफ़ी कम सैलरीज दी जाती थी जो उनके डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट नहीं थी। दी सोल्जर्स इन जनरल वर dissatisfied because they were asked to go to fight in distant places without any extra remuneration or better allowance and were not assigned any honor or reward after the success in the battle has had been the case under the service of the native rulers। और तो जो सोल्जर्स वगैरह जनरल में भी डिसाइड हुए थे क्योंकि उनसे कहा गया था पूछा गया था लड़ने के लिए डिस्टेंट प्लेसेस में बिना एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन के और बिना अलाउंस के लिए, और उन्होंने इसको असाइन भी कर दिया था किसी भी ऑनर और रिवार्ड के लिए। उसके बाद जो बैटल्स में सक्सेस मिली थी इस केसेस के अंदर नेटिव रूलर्स की सर्विस के लिए। दे वर आर फ्यू सेपोइज मुटिनीज आल्सो टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवेंस, ये कुछ सेपोइज वगैरह थे जो अपने ग्रीवेंस के लिए एक्सप्रेस करते थे। सी इज इंटरफेरेंस इन रिलीजन, ऑल द सिक्स एंड मुस्लिम सोल्जर्स वर एश्योर्ड दैट दे वुड नॉट बी आस्क्ड टू रिमूव देयर बियर्ड और हेयर। सभी सिक्स और मुस्लिम सोल्जर्स ने एश्योर किया था कि उनसे ये ना कहा जाए कि वो अपने बियर्ड और हेयर को मतलब रिमूव करें। बट लेटर ऑन orders were passed for removing them and those who refused to obey the orders were dismissed। और बाद में ऑर्डर्स ये पास हुए कि उन्हें रिमूव करने पड़ेंगे और जिसने भी इसको ऑर्डर्स को ओबे नहीं किया उसको रिफ्यूज किया है तो उसको डिसमिस कर दिया गया था। द सोल्जर्स शेयर द फीलिंग विद दिस सिविलियंस दैट द ब्रिटिश वर प्लान्ड ऑन डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। सोल्जर्स वगैरह जो थे वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करते थे सिविलियंस के साथ, जब जो ब्रिटिश वगैरह होते थे वो बेंट करते थे और उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय करते थे।
There is growth of suspicion due to overseas assignments. In September 1856, a general order was passed which made it compulsory for all the new recruitments of the army to take an oath that they would go for fighting at any place wherever required. सितंबर 1856 में जो जनरल ऑर्डर थे वो पास हुए थे, जो बनाए गए थे, कंपल्सरी कर दिया गया था सभी न्यू रिक्रूट्स के लिए, आर्मी के लिए कि वो ऑथ वगैरह लें और जिसमें वो फाइटिंग के लिए ले जाए किसी भी प्लेस पर जहाँ पर भी वो ज़रूरत हो। दिस हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द हिंदूज बिकॉज दे बिलीव दैट ओवरसीज ट्रैवल वुड लेड टू अ लॉस ऑफ कास्ट। ये काफ़ी हर्ट हुआ सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज के लिए क्योंकि ये बिलीव था कि जो ओवरसीज ट्रैवल किएंगे उससे कास्ट का लॉस होगा। दी ऑर्डर कन्फर्म द सस्पेंशन टुवर्ड्स द इंटेंशन ऑफ द ऑर्डर कन्फर्म हुआ जिसका सस्पेंशन था ब्रिटिश इंटेंशन की तरफ था। ही इज एनेक्टेशन ऑफ अवध। द सोल्जर्स ऑफ द बंगाल आर्मी मोस्टली बिलोंग टू अवध। जो सोल्जर्स थे बंगाल आर्मी के वो ज़्यादातर अवध से बिलोंग करते थे। दे फेल्ट इंडिग्नेंट व्हेन अवध वॉज अनेक्स टू द ब्रिटिश टेरिटरी। काफ़ी इंडिग्नेंट लग रहे थे जब अवध जो था अनेक्स्ट हो गया था ब्रिटिश टेरिटरी से। On the other hand, after the annexation of Awadh, as the Nawab's army was disbanded, the soldiers lost their means of livelihood and their bitterness against the British increased. दूसरे हाथ पर annexation of Awadh के बाद जो नवाब थे, नवाब आर्मी जो थी वो डिसबैंडेड हो गई थी सोल्जर्स लॉस के लिए, उनके मीन्स ऑफ लिवलीहुड के लिए, और उन्होंने बिटरनेस किया था ब्रिटिश इंक्रीज के अगेंस्ट। Fifth is immediate cause of the revolt. Against the backdrop of seething discontent amongst different sections of the society, there arose the episode of great terrorist. जो बैकड्रॉप था मतलब सेटिंग डिसकंटेंट के अगेंस्ट वो अमेंगस्ट हुआ था अलग सेक्शन सोसाइटी के अलग सेक्शंस में जो अरोज करते हैं इस ग्रेट एपिसोड को। इन 1856 द न्यू इनफिल्ड राइफल्स वर इंट्रोड्यूस इन द कंपनीज आर्मी। 1856 में नई इनफिल्ड राइफल्स वगैरह इंट्रोड्यूस की गई थी कंपनीज आर्मी में। While loading the rifles, the grease covering of the cartridge had to be bitten off. जब लोडिंग हो रही थी राइफल की तब जो ग्रीस कवरिंग थी कार्ट्रिज की वो बिटन ऑफ हुई थी। इन जनवरी 1857 a rumor started at the cantonment in Calcutta that the cartridge were greased with cow fat and pig lard। और जनवरी 1857 में जो रूमर स्टार्टेड हुआ था लंदन कैंटोनमेंट पे मीन्स कलकत्ता में, उसमें जो कार्ट्रिज वगैरह थी वो ग्रीस की गई थी काउ फैट और पिग लार्ड के साथ। द रूमर्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर अमंग द हिंदू एंड मुस्लिम सब्जेक्ट। जो रूमर थे उन्होंने फैला दिया था बिल्कुल वाइल्ड फायर की तरह हिंदू और मुस्लिम सबॉयज के अमंगस्ट। दे वर कन्विंस्ड दैट द गवर्नमेंट वाज डिलिबरेटली ट्राइंग टू डिस्पेल देयर रिलीजन। वे कन्विंस करते हैं गवर्नमेंट को कि वो डिलिबरेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने रिलीजन को डिफेंड करने के लिए। A wave of indignation and anger swept through all the military stations। और वे वेव जो इंडिग्नेशन का एंगर स्वेप्ट का सभी मिलिट्री स्टेशन के थ्रू। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द यूज ऑफ द ग्रीस्ड कार्ट्रिज। वे प्रोटेस्ट करते थे सभी ग्रीस्ड कार्ट्रिज के यूजेस के अगेंस्ट। However, the British government paid no heed to their protests and punished those who refused to obey their orders। ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई भी हीट पे नहीं करनी थी उस प्रोटेस्ट के लिए, वे पनिश करते थे उनको जो उस ऑर्डर को ओबे नहीं करता था, उस ओबे को नहीं मानता, रिफ्यूज कर देता था। When the soldiers of the 19th regiment refused to use the greased cartridge, their leaders were punished and the regiment was disbanded। जब सोल्जर्स वगैरह जो थे प्रिंस रेजिमेंट के वो रिफ्यूज कर देते थे ग्रीस्ड कार्ट्रिज को यूज करने के लिए, तब जो लीडर्स थे वो पनिश किए जाते थे, रेजिमेंट किए जाते थे डिसबैंडेड के साथ। On 29 March 1857 at Barrackpore, Mangal Pandey of the 34th Regiment fired at his brigade major and his comrades to revolt against the British in defense of their caste and religion। 29 मार्च 1857 को बैरकपुरे मंगल पांडे जो थे 34 रेजिमेंट ने फायर किया था ब्रिगेड मेजर के लिए। उन्होंने कहा था कॉमरेड्स से उस रिवोल्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट कास्ट और रिलीजियस डिफेंस के लिए। बट मंगल पांडे बोथ अरेस्टेड ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड। लेकिन मंगल पांडे जो थे वो अरेस्टेड हो गए थे, उन्होंने कोशिश की, एग्जीक्यूटेड हुए थे। दी 34th रेजिमेंट वो सैंड डिसबैंडेड। 34 रेजिमेंट थी वो डिसबैंडेड हो गई थी। इन दी आइज ऑफ हिज फेलो सपोज मंगल पांडे वो नॉट अ रेबल बट अ मार्टर। और जिनकी आंखों में फेलो था
सपोज के लिए जो मंगल पांडे थे वो रेबल नहीं थे लेकिन मैटर थे। सच इंडिविजुअल प्रोटेस्ट वर मेड बाय सोल्जर्स इन अम्बाला एंड ऑल्सो। ये जो इंडिविजुअल प्रोटेस्ट वगैरह थे ये सोल्जर्स के द्वारा किए गए थे अम्बाला में और लखनऊ में भी। दी रेजिमेंट एट लखनऊ वॉज ऑल्सो डिसबैंडेड। जो रेजिमेंट था लखनऊ में वो भी डिसबैंडेड हो गया था। This picture shows मंगल पांडे outbreak and spread of the revolt. Meerut. The sequence of the revolt started at Meerut. जो sequence था revolt का वो स्टार्ट हुआ था 24 अप्रैल 1857. 85 soldiers of the 3rd Cavalry Regiment at Meerut refused to use the grease cartridge. 24 अप्रैल 1857 को जो 85 soldiers थे 3rd Cavalry Regiment में मेरठ में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था ग्रेस कैट्रिज को यूज करने के लिए। दे वर पनिश्ड विद 10 years ऑफ रिगोरस इम्प्रिजमेंट। उन्हें पनिशमेंट में मिली थी 10 साल तक के लिए वे रिगोरस इम्प्रिजमेंट थे। और 9th में दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म एंड डिस्ग्रेस्ड पब्लिकली। और 9th में को उनकी जो स्ट्रिप्स वगैरह थी यूनिफॉर्म्स की वो डिस्ग्रेस कर दी गई थी पब्लिकली। दी वेरी नेक्स्ट डे ऑन 10th में द एंटायर रेजिमेंट रिवॉल्टेड। और अगले ही दिन 10th में को जो एंटायर रेजिमेंट थे वो रिवॉल्टेड किए गए थे। द इन्फेंट्री ऑल्सो बिकेम अ पार्टी टू इट। जो इन्फेंट्री वगैरह थे वो उसकी पार्टी भी बने थे। दी सोल्जर रिलीज द प्रिजनर्स किल्ड मैनी यूरोपियन ऑफिसर्स एंड सिविलियंस एट देयर बंगलोज ऑन फायर एंड मार्च टू दिल्ली ऑन द सेम नाइट। और सोल्जर्स वगैरह उन्होंने रिलीज की थी प्रिजनर्स को और काफ़ी सारे यूरोपियन ऑफिसर्स को मारा भी था सिविलियंस को भी मारा था। और उन्होंने बंगलोज वगैरह में ऐसे सेट किए थे कि पूरी फायर लगा दी थी दिल्ली के लिए मतलब मार्च किया था सेम नाइट उसी रात को। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। वो शुरुआत थी 1857 के रिवोल्ट की। दिल्ली वॉज कैप्चर्ड बाय द रेबल्स ऑन 12 मई। जो दिल्ली है वो कैप्चर हो गई थी 12 मई को रिबल्स के द्वारा। इंग्लिशमैन वर किल्ड, द रेस्ट फेल्ड। कुछ इंग्लिशमैन वगैरह मारे गए थे जबकि कुछ फेल्ड हो गए थे। बहादुर शाह सेकंड वॉज परसुएडेड टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। बहादुर शाह सेकंड थे वो परसुएडेड हो रहे थे मतलब इस रिवोल्ट की लीडरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए। द रेस्टोरेशन ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज प्रोक्लेम्ड विद द बूमिंग ऑफ गन्स। जो रेस्टोरेशन था मुगल एम्पायर के लिए वो प्रोक्लेम्ड हुआ था बूमिंग ऑफ गन्स के साथ। न्यूज़ क्विकली स्प्रेड दैट द कंपनी राज हैड कम टू एन एंड। जो न्यूज़ थी वो जल्दी फैल गई थी जो कंपनी राज है वो एंड पर आने वाली है। दिस बॉयज रिवोल्ट had been transformed into a war of independence। तो सपा रिवोल्ट थे ट्रांसफॉर्म हो गए थे इंडिपेंडेंस मतलब वार इंडिपेंडेंस के लिए। वेरी सून द रिवोल्ट कवर्ड द एंटायर टेरिटरी फ्रॉम दिल्ली टू बिहार इन द ईस्ट। और जल्द ही इस रिवोल्ट ने कवर कर लिया था एंटायर टेरिटरी को दिल्ली से बिहार तक ईस्ट में। इन जून रिवोल्ट ऑफर्ड इन लखनऊ कानपुर एंड झांसी। और जून में जो रिवोल्ट था वो लखनऊ कानपुर और झांसी में हुआ था। थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल वर मैस्कर्ड एंड हंड्रेड्स वर जेल्ड विद ट्रायल। थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल जो थे मासूम लोग थे वो मैस्कर्ड हुए थे और 100 लोग जेल्ड हुए थे बिना ट्रायल के। टू सन्स एंड वन ग्रैंडसन ऑफ बहादुर शाह जफर वर किल्ड एंड देयर बॉडीज स्प्रेड ऑन द स्ट्रीट। दो बेटे और एक पोता जो था बहादुर शाह जफर का वो मारे गए थे। उनकी जो बॉडीज थी स्ट्रीट पे ऐसे डिस्प्लेड हुई हुई थी। ही हिमसेल्फ वाज डिपोर्टेड एज प्रिजनर टू रंगून। उन्होंने खुद को मतलब डिपोर्टेड किया था एज अ प्रिजनर रंगून में। वेयर ही डाइड इन 1862। जबकि उनकी मृत्यु जो थी वो 1862 में हो गई थी। द वंस ग्रेट डायनेस्टी ऑफ द मुगल्स फाइनली केम टू एन एंड। जो एक ग्रेट डायनेस्टी थी मुगल्स की वो फाइनली अंत पे आ गई थी। रिवोल्ट एट अदर प्लेसेस। फर्स्ट इज कानपुर। इन कानपुर नाना साहिब द अडॉप्टेड सन ऑफ द फॉर्मर बाजीराव सेकंड बिकेम द लीडर ऑफ द रेबल्स। कानपुर में जो नाना साहिब थे जो अडॉप्टेड सन थे फॉर्मर पेशवा बाजीराव सेकंड के वो लीडर बने थे रेबल्स के लिए। ही कैप्चर कानपुर एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज पेशवा। उन्होंने कानपुर को कैप्चर किया था और खुद को एज पेशवा प्रोक्लेम्ड किया था। ही वाज हाउएवर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश एंड कानपुर वाज रिकैप्चर्ड। हालांकि उन्होंने हरा दिया था ब्रिटिश के द्वारा और जो कानपुर था उन्होंने दोबारा से रिकैप्चर कर लिया था। नाना साहिब फेल्ड हो गए थे। हिज जनरल तांत्या तोपे कंटिन्यूड द स्ट्रगल बट वाज लेटर अरेस्टेड एंड हैंग्ड। जो उनके जनरल थे तांत्या तोपे उन्होंने लगातार स्ट्रगल किया मेहनत की लेकिन बाद में वो भी अरेस्टेड हो गए थे और हैंग्ड हो गए थे। सेकंड इज झांसी। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई चैलेंज द ब्रिटिश। में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश को चैलेंज किया था। द ब्रिटिश मैनेज टू कैप्चर झांसी। ब्रिटिश ने मैनेज किया था कि वो झांसी को भी कैप्चर कर ले। रानी लक्ष्मीबाई एक्सकेप्ड mobilized her forces and with the help of Tante Tope captured Gwalior and drove out Saraikela, loyal ally of the British। लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने एस्केप होकर थी वहाँ से भाग गई थी। वे मोबिलाइज कर लिया था उन्होंने फोर्सेस के साथ
उन्होंने तान्या तोपे की हेल्प भी ली थी, उनके साथ उन्होंने ग्वालियर को कैप्चर किया था, ड्रोव आउट किया था सिंधिया को एक लॉयल ब्रिटिश के लिए। फियर्स फाइटिंग फॉलोड, उन्होंने फियर्स फाइटिंग को फॉलोड किया था। द रानी ड्रेस्ड लाइक अ सोल्जर यूजिंग हर स्वॉर्ड with both hands and holding the reins of her horse in her mouth, forged like a tigress। जो रानी थी वो बिल्कुल ऐसे सोल्जर्स की तरह ड्रेसअप हुई भी रहती थी, वे स्वार्ड का यूज़ करती थी, दोनों तलवारों का यूज़ करती थी अपने दोनों ही हाथों में, वो रियंस को भी होल्ड करती थी हॉर्स पे अपने माउथ में, और वे बिल्कुल टाइग्रेस की तरह लड़ती थी। This picture shows Nana Sahib and this picture shows Rani Lakshmi Bai। The brave Rani died on 18 June 1858 fighting to the very end। अंत सांस तक लड़ते हुए जो बहादुर रानी थी उनकी जो मृत्यु थी वो 18 जून 1858 को हो गई थी। शी सिम्बलाइज करेज एंड ब्रेवरी एंड द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। वे सिम्बलाइज करते हैं अपने करेज के लिए, उनकी बहादुरी के लिए, और वे फ्रीडम की स्पिरिट भी थी। नेक्स्ट इज लखनऊ। द रेबल सोल्जर्स वर joined by zamindars, takildars and people from almost all section of the society who were affected by the annexation of अवध। जो रेबल सोल्जर्स वगैरह थे वो ज्वाइन करते थे जमींदार के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा, और जो लोग थे लगभग सभी सोसाइटी के सेशंस के जो अफेक्टेड हुए हुए थे annexation of अवध से। The revolt was led by बेगम हजरत महल, the king of the exiled नवाब ऑफ अवध। जो रिवोल्ट था वो लेड किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा, जो रानी थी एक्साइल्ड नवाब ऑफ अवध की। The British force faced served defeat at the hands of the rebels। ब्रिटिश फोर्सेस ने काफ़ी फेस किया हार को रेबल्स के हैंड्स के लिए। द लखनऊ रेजिडेंसी वॉज डिसाइड फॉर सेवरल मंथ्स। जो लखनऊ रेजिडेंसी थी वो कुछ महीनों के लिए डिसाइड हो गई थी। हाउएवर लेटर द ब्रिटिश मैनेज टू रिकैप्चर लखनऊ। हालांकि बाद में ब्रिटिश ने मैनेज किया था कि वो लखनऊ को दोबारा से रिकैप्चर कर लें। मोस्ट ऑफ द रेबल्स वर एक्सिक्यूटेड। काफ़ी सारे रेबल्स ऐसे थे जो एक्सिक्यूटेड हुए थे। बेगम हजरत महल फेल टू नेपाल। जो बेगम हजरत महल था वो नेपाल के फेल्ट हो गई थी। दिस पिक्चर शो सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट पॉइंट, कुलवर सिंह लेड द रिवोल्ट इन बिहार। जो कुलवर सिंह थे वो मतलब बिहार के रिवोल्ट में लीड करते थे। नेक्स्ट, बहादुर खान रिवोल्टेड इन बरेली। जो खान बहादुर खान थे वो रिवोल्टेड करे थे उन्होंने बरेली में। नेक्स्ट, इन ग्वालियर तांते तोपे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। ग्वालियर में जो तांते तोपे थे उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। बाय जुलाई 1858 14 months after the outbreak at Meerut, peace was declared। और जुलाई 1858 के द्वारा 14 मंथ्स के बाद जो आउटब्रेक किया गया था मेरठ में वो काफ़ी शांति से डिक्लेयर किया गया था। द रिवोल्ट हैड बीन क्रश्ड। रिवोल्ट क्रश हो गया था। द ब्रिटिश एम्पायर हैड सर्वाइव्ड। जो ब्रिटिश एम्पायर था उन्होंने सर्वाइव किया था। द पिक्चर शोज बेगम हजरत महल। फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट बिग चैलेंज टू द ब्रिटिश रूल। जो रिवोल्ट है 1857 का वो पहला बिग चैलेंज था, बड़ा बिग चैलेंज था ब्रिटिश रूल के लिए। इट फेल ड्यू टू मैनी रीजन। एक काफ़ी सारे रीजन की वजह से फेल हो गया था। Point, the primary cause of the failure of the revolt, however, was the lack of planned efforts, absence of central organization, and inferiority in leadership, strategy, military skills, and discipline of the rebels as compared to that of the English। जो प्राइमरी कॉजेज वगैरह थे फेलियर के उस रिवोल्ट के लिए, हालांकि वो लैक ऑफ प्लान फोर्स की वजह से थे, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के एब्सेंस की वजह से थे, लीडरशिप में इन्फीरियरिटी की वजह से, स्ट्रेटेजी जो थी, मिलिट्री स्किल्स थी, डिसिप्लिन थी रेबल्स के लिए। इस सब को कंपेयर करें तो वो इंग्लिश के लिए, मतलब ये सभी चीज़ प्राइमरी कोर्सेज में थे उसके रिवोल्ट के फेलियर के लिए। रिवोल्ट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड अंडर वन पर्सन और वन कमांड। जो रिवोल्ट था ये एक पर्सन के नीचे या फिर एक कमांड के नीचे ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट लाइक एम्पर बहादुर शाह, बेगम हजरत महल, नाना साहेब तांते तोपे, रानी लक्ष्मीबाई एंड डिड नॉट कोऑर्डिनेट विद वन अनदर यूनिट। जो लीडर्स थे इस रिवोल्ट के लिए, जैसे कि एम्पर शाह थे, बेगम हजरत महल थी, नाना साहेब थे, तोपे, रानी लक्ष्मीबाई जो थी, और जो दूसरे भी थे, इन्होंने एक साथ मतलब कोऑर्डिनेट नहीं किया था। मोस्ट ऑफ देम फॉर टू लिबरेट देयर ओन टेरिटरीज ओनली। काफ़ी तो ऐसे थे जो खुद के लिबरेट के लिए, अपनी टेरिटरीज के लिए ही लड़ते थे। नेक्स्ट पॉइंट, द रेबल्स वर शॉर्ट ऑफ वेपन्स एंड फाइनेंसेस। रेबल्स के पास काफ़ी कम हथियार वगैरह थे, कम फाइनेंसेस वगैरह थी। द कंपनीज आर्मी हैड एक्सेस टू मॉडर्न वेपनरी एंड अनलिमिटेड फंड। कंपनीज आर्मी के पास मॉडर्न वेपनरी के लिए और अनलिमिटेड फंड्स भी थे। दिस पिक्चर शोज अरेस्ट टू बहादुर शाह सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट, द एरिया ऑफ द रिवोल्ट रिमेन लिमिटेड। जो एरिया था रिवोल्ट का वो लिमिटेड ही था, लिमिटेड बचा था।
entire South Bharat, Punjab and the territory towards its north and west Rajasthan, Gujarat, central provinces and Bengal remain alone from the revolt. और साउथ भारत जो था बचा हुआ पंजाब जो थी उसकी टेरिटरी थी नॉर्थ और वेस्ट राजस्थान की तरफ गुजरात सेंट्रल प्रोविडेंस के लिए जो बंगाल था वो बचा था लुफ हुआ था रिवोल्ट के लिए some were openly hostile to them and had the British to suppress the revolt. उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने ओपन कर दिया था हॉस्टाइल के लिए किसके लिए और उन्होंने ब्रिटिश की मदद हेल्प के लिए उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट मैनी नेटिव रूलर्स गेव यूजफुल सपोर्ट टू द इंग्लिश सारे नेटिव रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने यूजफुल सपोर्ट दिए थे इंग्लिश के लिए द किंग ऑफ नेपाल ऑल्सो हैड द इंग्लिश बाय पुटिंग हिज सोल्जर्स देयर कमांड जो किंग थे नेपाल के उन्होंने भी हेल्प की थी इंग्लिश की अपने सोल्जर्स मतलब सोल्जर्स को पुट करके उसके द्वारा अपने कमांड्स के लिए नेक्स्ट इज द एजुकेटेड पीपल ऑफ भारत डिड टू सपोर्ट द रेबल्स जो एजुकेटेड लोग थे भारत के वो रेबल्स को सपोर्ट नहीं करते थे ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर फीलिंग्स वर अगेंस्ट इट हालांकि इसके विपरीत जो उनकी फीलिंग्स थी भावनाएं थी वो भी इसके अगेंस्ट ही थी रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट As a result of the revolt of 1857, Queen Victoria issued her proclamation in 1858. जो रिजल्ट निकल के आया था रिवोल्ट 1857 का जिसमें जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने इशू किया था अपने प्रोक्लेमेशन को 1858 में The proclamation of 1858 transferred the administrative power of the East India Company to the British Queen Miss Crown और जो प्रोक्लेमेशन था 1858 का उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश क्वीन मतलब क्राउन के लिए The Queen's proclamation put an end to the company's rule and brought many changes in the administration of Bharat. जो क्वीन प्रोक्लेमेशन था वो एंड पर आ गया था जो कंपनीज रूल्स वगैरह थे उसमें लाए थे नए नए बदलाव लाए थे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ भारत के लिए फर्स्ट पॉइंट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल केम टू एन एंड जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो अंत पर आ गया था भारत नाउ केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो भारत था वो अब डायरेक्ट रूल के नीचे मतलब आ गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट और क्वीन ऑफ इंग्लैंड के लिए नेक्स्ट इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर एबॉलिश्ड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो एबॉलिश्ड हो गया था इन देयर प्लेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर भारत एंड द काउंसिल ऑफ भारत वर क्रिएटेड और उनकी जगह जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे भारत के लिए और काउंसिल ऑफ भारत थे वो क्रिएटेड किए गए थे नेक्स्ट पॉइंट द आर्मी वॉज ट्रूली रीऑर्गेनाइज एंड स्ट्रेंथनिंग जो आर्मी थी वो reorganized और strengthening के थ्रू मतलब हुई थी the number of British soldiers was increased and the artillery placed exclusively under their control जो number of British soldiers थे वो increased हो गए थे बढ़ गए थे और जो artillery placed वगैरह थी exclusive हुई थी कंट्रोल के बटन में से the people of भारत were forbidden to handle arms जो भारत के लोग थे उन्हें परेड सामान को हैंडल करने के लिए forbidden था next is treaties with states of Bharat would be honored जो ट्रीटीज थी स्टेट्स ऑफ भारत के साथ वो ऑनर्ड हुई थी नेक्स्ट पॉइंट द ब्रिटिश रियलाइज देयर मिस्टेक ऑफ एंटेगोनाइजिंग द रूलर्स ऑफ भारत जो ब्रिटिश उन्होंने रियलाइज किया था अपनी गलती को एंटेगोनाइजिंग के लिए भारत के रूलर्स के लिए द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एबॉलिश्ड जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था वो भी एबॉलिश्ड हुआ था द राइट ऑफ द एडॉप्शन वाज गिवन टू द प्रिंसेस ऑफ भारत जो राइट था एडॉप्शन का वो भारत के प्रिंस को दिया गया था The policy of annexation was also brought to an end. जो पॉलिसी थी annexation की वो भी एंड पर आ गई थी नेक्स्ट पॉइंट unconditional and general pardon was given to the rebels except those responsible for the murder of the British subjects. जो unconditional और general pardon जो थे वो दिए जाते थे rebels के लिए जो एक्सेप्ट करें जिसमें जो रिस्पॉन्सिबल होते थे मर्डर के लिए ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए नेक्स्ट पॉइंट The people of Bharat would be given opportunities to be associated with the administration. तो भारत के लोग थे उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मतलब एसोसिएटेड करें हाई पोस्ट इन गवर्नमेंट सर्विसेज वुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट नॉट रेस और जो हाई पोस्ट होती थी गवर्नमेंट सर्विसेज की वो मेरिट के बेसिस पर दी जाती थी रेस के बेसिस पर नहीं नेक्स्ट पॉइंट द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट उन्होंने पास कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 1858 में नेचर ऑफ द रिवोल्ट टू underplay the importance of the uprising European historians refer to it as the mutiny of surprise that is one in which few sepoys of the English East India Company revolted
जो अंडरप्ले हुआ था राइजिंग के इम्पोर्टेंस के लिए, जो यूरोपियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने रेफर किया था एज म्यूटिनी ऑफ सेपोइस को, जो कि एक मतलब कुछ फ्यूज पॉइंट्स जो थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वो रिवॉल्ट पे थे। The facts, however, suggest otherwise, and modern historians of Bharat have rejected the European point of view. ये फैक्ट है, हालांकि जो सजेस्ट किया गया था अदरवाइज जो मॉडर्न हिस्टोरियंस थे भारत के उन्हें रिजेक्टेड कर दिया गया था यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट, the revolt did begin as a mutiny by the sepoys, but it was soon supported by people from all sections of society. जो रिवोल्ट था वो बिगिन नहीं होना चाहिए था मुटिनी मतलब सेपोइस के द्वारा, लेकिन जल्द ही वो सपोर्टेड करते थे लोगों के द्वारा सोसाइटी के सभी सेक्शंस में। In some regions, the common people revolted much before the sepoys displayed their rebellious intent. कुछ रीजन में ऐसा था जो कॉमन पीपल थे वो रिवॉल्ट करते थे, सेपोइस से पहले वो डिस्प्लेस करते थे अपने rebellious intent को। Next point, those who joined the revolt had different reasons and different motives, but they were all united in their hatred of British rule and their discriminated to overthrow it. जो ज्वाइन करते थे इस रिवोल्ट को वो काफ़ी अलग अलग रीजंस के साथ करते थे, डिफरेंट मोटिव्स होते थे, लेकिन जो सभी यूनाइटेड होते थे उनके हैट्रेड में ब्रिटिश के रूल के लिए, वो अपने डिटर्मिनेशन के लिए, और वो थ्रू करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैड वाइड पॉपुलर सपोर्ट ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उनके पास वाइड पॉपुलर सपोर्ट भी था सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस के लिए। पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज फोर्स्ड टुगेदर, जो पीपल थी सभी कम्युनिटीज की वो एक साथ ही लड़ती थी। इवन दी बोटमैन ऑफ लखनऊ रिफ्यूज टू कैरी ब्रिटिश सोल्जर्स अक्रॉस द रिवर। हालांकि जो बोटमैन थे लखनऊ के उन्होंने मना कर दिया था ब्रिटिश सोल्जर्स को रिवर के अक्रॉस कैरी करने के लिए ले जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, दिस स्ट्रगल क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड अ सेंस ऑफ यूनिटी बिटवीन द हिंदू एंड द मुस्लिम। जो स्ट्रगल था उसने क्रिएट कर दिया था एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को सेंस ऑफ यूनिटी के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में। दे फॉल्ट शोल्डर टू शोल्डर एज सिंपल ब्रेथन अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। वे कंधे से कंधा मिलाकर सिंपल ब्रेथन के साथ लड़ते थे कॉमन एनिमी के अगेंस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफ द एस्टिमेटेड 1,50,000 पीपल किल्ड इन द रिवोल्ट, 1 लाख पर सिविलियंस। और एस्टिमेटेड किया जाता है जो 1,50,000 पीपल थे वो मारे गए थे रिवोल्ट में, और कम से कम 1 लाख जो थे सिविलियंस थे। Hence, the revolt was not a mutiny. हालांकि जो रिवोल्ट था वो मुटिनी नहीं था। It was the first large-scale popular uprising against various social, religious and economic injustice of foreign rule. ये पहला लार्ज स्केल था पॉपुलर जो uprising हुआ था अलग अलग सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक इंजस्टिस और फॉरेन रूल के अगेंस्ट। It was the first large-scale expression of a desire for freedom from foreign rule. ये पहला लार्ज स्केल था जो एक्सप्रेशन हुआ था डिजायर के लिए, फ्रीडम के लिए फॉरेन रूल से। Thus, it will be more appropriate to describe the revolt as Bharat's first step towards freedom or the first war of independence. ये काफ़ी अप्रोप्रिएट किया जाता है, डिस्क्राइब करते हैं रिवोल्ट को एज भारत फर्स्ट स्टेप फ्रीडम की तरफ या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।